हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, जिसमें कि हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ा था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? जो बिजनेस में फाइनेंशियली बताता है कि हमारा बिजनेस किस स्टेज पर है और फाइनेंशियल हमें कहाँ पर स्पेंड करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए, कितनी पेमेंट आ रही है, ये सब चीजें हमें कौन बताता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प करती है, ठीक है। आगे बात करते हैं अभी किसकी? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट क्या होती है? जब भी हम कोई सामान बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको बनाने में जितना पैसा खर्च होता है वो क्या होता है? कॉस्ट होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग किस पे क्या बताती है? कॉस्ट अकाउंटिंग हमें बताती है, पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग इट इज अ टाइप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक टाइप होता है। ये फोकस किस पे करता है? फोकसिंग ऑन द कॉस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, कि हमारा कॉस्ट का स्ट्रक्चर कैसा है हमारी कंपनी का, ऑफ अ बिजनेस, कि कंपनी कहीं पर ज्यादा तो स्पेंड नहीं कर रही है जितना करना चाहिए। ठीक है, ये कौन से बिजनेस यूज करते हैं, कौन से इंडस्ट्रीज यूज करती है कॉस्ट अकाउंटिंग को? तो आगे लिखते हैं, इट इज कॉमनली यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, जिसमें क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्यों बोला गया है? क्योंकि उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज आते हैं, अलग अलग तरह से हमें कॉस्ट पर स्पेंड करना पड़ता है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो ज्यादातर कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करते हैं। तो अभी देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के मेन एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं द थ्री मेन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है, फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। तो मटेरियल जो होता है कंपनी में, किसी बिजनेस इंडस्ट्रीज में आता है, तो वो दो तरह से होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो अभी इनको पढ़ते हैं आगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है? जो मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट्स में यूज होता है। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल्स आर यूज्ड इन द फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट में जो भी कॉस्ट लगती है वो क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। फिनिश्ड प्रोडक्ट, फुल स्टॉप।
जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं डायरेक्ट मटेरियल का, तो जो भी इंग्रेडिएंट्स रेस्टोरेंट की डिशेस में होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। एक फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं ना उसके अंदर, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। तो यहाँ पर लिखते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल्स क्या होते हैं। तो इनडायरेक्ट मटेरियल्स are utilized in प्रोडक्शन में ये यूज होते हैं, बट कैन नॉट बी कनेक्टेड। अब एग्जांपल दूंगी तो समझ आएगा। कनेक्टेड टू स्पेसिफिक फिनिश्ड। देखिए ये फिनिश प्रोडक्ट से कनेक्ट नहीं होता है। कैसे, अभी एग्जांपल लेते हैं। फुल स्टॉप। तो देखिए डायरेक्ट मटेरियल क्या कहा गया था, इसको एक सेकेंड अंडरलाइन भी कर लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल होता है जो कि फिनिश प्रोडक्ट में यूज होता है। जैसे कि हमारा कोई हमने डिश बनाई है तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्या हो गए, डायरेक्ट मटेरियल। अब इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, जो मटेरियल इस्तेमाल तो होता है, यूटिलाइज होता है प्रोडक्शन में, बट वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है फिनिश प्रोडक्ट के साथ। जैसे कि कुकिंग के जो बर्तन होते हैं, हम जिस खाने में बर्तन बनाते हैं, सॉरी जिसमें हम खाना बनाते हैं, वो जो बर्तन यूज होते हैं यूटेंसिल्स, वो किस लिए यूज होते हैं, खाना बनाने के लिए यूज तो हो रहे हैं, बट दे कांट बी लिंक टू एनी पर्टिकुलर डिश। ठीक है, वो किसी डिश से कनेक्ट नहीं हो रहे, लिंक नहीं होते हैं, सर्व टू अ कस्टमर। तो आपको समझ आ गया होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल। अभी पॉइंट 2 लेते हैं, डायरेक्ट लेबर। ठीक है, देखिए डायरेक्ट लेबर क्या होता है। डायरेक्ट लेबर यहाँ पे लिखते हैं, इट इज अ कॉस्ट। ये कैसी कॉस्ट होती है, एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगती है वो क्या होती है, डायरेक्ट लेबर। अभी आगे पढ़ते हैं, प्रोडक्ट और डिलीवरिंग अ सर्विस। फुल स्टॉप। अब देखते हैं, इसका एग्जांपल देती हूँ। डायरेक्ट लेबर क्या होता है, जो कॉस्ट लगती है किसी प्रोडक्ट को बनाने में। तो कैसे, जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें रेस्टोरेंट का। इसमें क्या होता है, जो कुक्स की वेजेस होती है प्रिपेयर करने की डिशेस को, मतलब उनकी जो एक सैलरी होती है, वेजेस होती है, एंड जो वेटिंग स्टाफ सर्विंग दोस डिशेज, जो कि वेटिंग स्टाफ होता है जो सर्व करता है डिशेस को, वो क्या होता है, डायरेक्ट लेबर होता है। ठीक है, जो हमारे जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर क्या होता है, जो सामान जो खाना बना रहे होते हैं उनकी सैलरी, वेजेस बोल सकते हैं उनको, और जो वेटिंग स्टाफ होता है, मतलब जो वेटर्स होते हैं कि कोई बैठा है खाना बनेगा तो उनको सर्व करेंगे, वो सब क्या होता है, एक तरह का डायरेक्ट लेबर होता है। अभी थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड कैसा होता है, ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड क्या होता है, आगे लिखते हैं, इट इज द टाइप ऑफ कॉस्ट that are
यूज इन ऑनगोइंग बिजनेस, मतलब कि ऑनगोइंग बिजनेस में जो यूज हो रहा होता है बिजनेस एक्सपेंसेस। ठीक है, किसी बिजनेस के खर्चे जो होते हैं ऑनगोइंग बिजनेस के, जो बिजनेस चल रहा होता है, जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हैं, अगर वो ऑफिस रेंटेड है तो वो रेंट पे क्या होता है, बिजनेस पे काम भी हो रहा होता है बट उनको रेंट भी देना होता है, तो ये क्या होता है, एक तरह का ओवरहेड एक्सपेंस होता है। ठीक है, आगे लिखते हैं इसी को, नॉट डायरेक्टली attributed to creating or delivering सर्विसेज। सर इससे पहले एक सेकेंड, यहाँ पर क्रिएटिंग के बाद क्या आएगा, प्रोडक्ट्स भी लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए बेसिकली ओवरहेड होता क्या है, जब कोई बिजनेस चल रहा होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस में होता है, और जो वो खर्चे होते हैं वो डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट बना नहीं रहे होते हैं, बना कोई डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बट वो क्या होता है, ओवरहेड में आते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल में, रेंट, ऑफिस स्टाफ की जो सैलरी होती है ऑफिस को मेंटेन करने की, स्टाफ को मेंटेन करने की, मेंटेनेंस स्टाफ वेजेस, सप्लाईज या फिर इक्विपमेंट रिपेयर्स, टैक्सेस, ये सब क्या होते हैं, ओवरहेड कॉस्ट होती है। तो हमने 3 तरह की कॉस्ट यहाँ पे पढ़ ली है। ठीक है, आगे एक बार जल्दी से देख लेते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट के नाम से ही पता चल रहा है, मैनेज करने की बात कही गई होगी। ठीक है, तो इट यहाँ पर लिखते हैं, इट रिलेट्स टू द यूज ऑफ accounting data collected from financial accounting and कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए इसमें दोनों अकाउंटिंग का नाम लिया गया है, क्यों अभी एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मतलब पॉलिसी बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए, कॉमा प्लानिंग के लिए। आपने पढ़ा होगा बिजनेस जब पढ़ते हैं, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ये सब कॉमर्स वाले बच्चों को तो समझ आ रही होगी जल्दी से बातें। एंड डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये किसी भी बिजनेस के लिए। डिसीजन मेकिंग अगर सही नहीं हुआ तो बिजनेस रन नहीं होता सही से। बाय द मैनेजमेंट, ये सारा कौन करता है, एक पर्सन जो मैनेजर होता है वो ये सारी चीजें देखता है, मैनेजमेंट, फुल स्टॉप। तो देखिए अब समझते हैं ये क्या कहा गया है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, रिलेट टू द यूज ऑफ अकाउंटिंग डेटा कलेक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू क्या होता है, प्लानिंग की जाती है, पॉलिसी बनाई जाती है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट के द्वारा ही बनाई जाती है। कैसे, क्योंकि हमारे पास डेटा आ जाता है किससे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से और कॉस्ट अकाउंटिंग से, कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है और कॉस्ट की स्टेटमेंट कैसी है, कि हमें हमारे कॉस्ट कहाँ कहाँ मतलब एक्स्ट्रा तो खर्च नहीं हो रही है। ये सब हमारे पास जब डेटा आ जाएगा
तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होती ना, तो मैनेजमेंट जो होता है वो इजीली अपना डिसीजन लेता है, कंट्रोल कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है कि अभी हमारे पास इतनी कॉस्ट है, इतने रिसोर्सेज है, इतना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा है हमारा, तो सारे डिसीजन मैनेजमेंट ही लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 तरह की अकाउंटिंग देख ली है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा था, फिर पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड अभी पढ़ा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पे मैनेजमेंट कॉस्ट लिख दिया मैंने, एक सेकेंड इसको सही करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक हो गए कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक